बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। महाराष्ट्र में मतदान की रफ्तार सुस्त। सुबह 9 बजे तक 6.61% वोटिंग हुई है। अजीत पवार ने बारामती में वोट डाले हैं और बता दें आपको कि सुप्रिया सुले ने बारामती में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अभिनेताओं में भी खास उत्साह देखा जा रहा है। मुंबई में बॉलीवुड कलाकारों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। एक्टर अक्षय कुमार ने भी मतदान किया। अभिनेता राजकुमार राव ने वोट डाला। सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। महाराष्ट्र में गरमाया है बिटकॉइन का मसला। बता दें कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले की बातचीत का ऑडियो लीक हो गया है और ऐसे में सुप्रिया सुले के ऑडियो क्लिप पर अजीत पवार का धमाका, आवाज मेरी बहन की ही है, ये कहा है अजीत पवार ने। बिटकॉइन के बदले महाराष्ट्र चुनाव में कैश का उठा है विवाद। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 विधानसभा सीटों के लिए आज सिंगल फेज में वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हुआ और शाम को 6 बजे तक ये मतदान होगा। सुबह 8 बजे तक फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और पोलिंग बूथ पर पहुंचे, अपने वोट को कास्ट किया। सरबजीत सोनी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानना चाहेंगे आपसे सरबजीत, अभी तक क्या परसेंटेज वोटिंग का हुआ है और क्या शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक मतदान हुआ है? जिस तरह से मॉर्निंग सुबह 7 बजे से जो वोटिंग जो प्रक्रिया शुरू है, अभी तक का जो 9 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो 6.61% जो है वो वोटिंग किया गया है। हाँ। वहीं लोग जिस तरह से मॉर्निंग के समय ज्यादा जो पोलिंग बूथों पे कतार देखने को मिल रही है। नवी मुंबई महाराष्ट्र के कई ऐसे जिलों में जिस तरह से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे शुरू हो चुकी है। लेकिन जैसे दोपहर होगा वैसे वैसे जो लोगों की संख्या है वो बढ़ेगी, उम्मीद जताया जा रहा है ऐसा। और पूरी तरह से व्यवस्था की गई है पोलिंग बूथ को लेकर, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे मेडिकल कैंप हो, वो पूरी तरह से यहाँ पे सुविधा रखी गई है कि ताकि जो लोग हैं यहाँ पे आके वोटिंग करें। वहीं जो है फर्स्ट वोटर है उनका स्वागत के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। तो पूरी तरह से सेल्फी पॉइंट से लेकर जो है वहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। तो वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से शुरू है। 9 बजे का जो आंकड़ा है वो 6.6% बताया जा रहा है। आंकड़ा और बढ़ेगा। हालांकि अभी 11 बजे का समय हो रहा है तो देखना है कि और भी आंकड़ा कितना होता है इसमें। बिल्कुल, इस पर सभी की निगाहें हैं कि और ये आंकड़ा कितना बढ़ता है, क्योंकि वोटिंग काफी सुस्त नजर आ रही है महाराष्ट्र में। लेकिन ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि देखिए, जब पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं, क्या विषय हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव है, लोकल इश्यूज काफी हावी रहते हैं। क्या मुंबई में, महाराष्ट्र में क्या लोकल इश्यूज हावी हैं या फिर मसले वो हैं जो कि कुछ दिनों के लिए चर्चा का विषय होते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं? क्या मसले हैं? जिस तरह से लगातार इनकी कमियां थी, लोगों की परेशानियां थी, उसको लेकर लगातार जो उम्मीदवार हैं वो जनता से वादे करते रहे कि ताकि वो जीतेंगे तो उनके वादे पूरे करेंगे। पूरी तरह से जो रोजगार की बात करी जाए तो महंगाई की बात करें, यह हमेशा चुनाव का अहम मुद्दा रहता है। लेकिन जो नियरेस्ट जो इनकी जो तकलीफें होती हैं उनको देखते हुए उम्मीद करते हैं कि जो आगे जो चुन के आएगा उनकी समस्या को पूरा करेगा। हालांकि कई वादे तो किए गए हैं विपक्ष और उसकी तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से। तो लेकिन जनता आज किससे वोट करती है ये देखना है। लेकिन पूरी तरह से जो उम्मीदवार हैं उनको अपील है, उनको लोगों से अपील भी है कि वोट बड़े पैमाने पर वोट करें। और वहीं उनको ये भी है कि जिस तरह से हमने जो कार्य किया है और जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, उनको ऐसा विश्वास भी है। तो आज देखना है जो वोट जो प्रक्रिया जो पूरी हो जाती है तो 23 तारीख को जब रिजल्ट आता है तो किसे जो है जनता चुनती है। बिल्कुल सरबजीत, इस खबर पर नजर बनाए रखें और कैसे ये मतदान हो रहा है पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में राजीव रंजन जी मौजूद है, रेजिडेंट एडिटर हैं पीएन के। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है सर और 288 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कुछ खास उत्साह देखने के लिए नहीं मिल रहा है। 6.61% अगर मतदान हुआ है तो काफी सुस्त मतदान इसे कहा जा सकता है। वजह इसके पीछे क्या मानते हैं आप? निश्चित तौर पे जो वोटिंग परसेंटेज है वो उत्साहवर्धक नहीं कहा जा सकता है। हाँ।
क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज आमतौर पर देखा गया था पिछले दफा या उसके पिछले इलेक्शनों में देखा गया था, वोटिंग परसेंटेज सुबह के दौर में ही काफी बढ़ता हुआ जा रहा था, लेकिन दोपहर में थोड़ा सा सुस्त, इसके बाद शाम में और ज्यादा बढ़ता था। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो ये वोटिंग परसेंटेज पूरी तरह से संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है। कारण ये दिख रहा है कि जिस तरीके से पिछले दिनों अभी देखा गया कि 3 अलग अलग पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट और इसके अलावा बाकी जो साथ साथ अजित पवार का गुट लेकर साथ में आए हैं, तो ये चुनाव साथ में लड़ रहे हैं यहाँ। और उसी तरह से दूसरी पार्टियां जो कि हैं आघाड़ी पार्टी हैं वो भी अलग अलग एक साथ लड़ रही हैं। तो लोगों में एक बात वही दिख रहा है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बार बार लोगों के मन में यही है कि यार फिर तो वही लोग जो एक साथ मंच कभी साझा नहीं करते थे वो एक साथ मंच साझा कर आ रहे हैं। तो ये बात जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है कि आखिर वोट क्योंकि अगर देखा जाए तो मतदाता जो है एक तरह से असमंजस की स्थिति में है कि वो किसे मतदान करे। लेकिन जरूर है कि मतदान का प्रयोग करना चाहिए। मतदान का प्रयोग करने के लिए लोगों ने पूरी तरह से, यानी चुनाव आयोग से लेकर बाकी लोग जो सेलिब्रिटी हैं, जो कि आइकॉन्स हैं, उन्होंने पूरी तरह से लोगों को कहा कि मतदान का प्रयोग करें। हो सकता है कि आगे चलकर, यानी दिन और आगे बढ़ते बढ़ते और जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है कि लोगों में थोड़ी बहुत उदासीनता जरूर नजर आ रही है, क्योंकि अगर यही उदासीनता का कारण रहा है, क्योंकि अलग अलग जो एक साथ गुट मिलकर मंच साझा करें, बार बार हमेशा जो एक दूसरे को जमकर कोसते थे और वही एक साथ आ गए हैं, तो ये असमंजस की स्थिति जरूर बनी हुई है। दूसरी बात एक और होती है कि जैसे एंटी इनकम्पेंसी की बात होती है, अभी तक महाराष्ट्र में ये बात देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि विरोधी पक्ष पूरी तरह से पुरजोर तरीके से ये बातें नहीं दिखा पा रही है कि आखिर सरकार ने कहां कहां गड़बड़ियां की हैं। सरकार ने अपने पक्ष जरूर दिखाए हैं कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां की हैं। तो लोगों के मन में यही है कि जो सरकार चल रही है उसी को शायद कंटिन्यू करें, उसी को शायद कंटिन्यू करने के साथ साथ इस तरह के मतदान का प्रयोग हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि लोग आगे चलकर, यानी दिन और गहराने के साथ साथ ही परसेंटेज और बढ़ सकता है। नेहा, बिल्कुल, तो परसेंटेज और बढ़ सकता है और बढ़ना भी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र का पर्व है, महाराष्ट्र में बढ़ चढ़कर अगर लोग हिस्सा लेते हैं तो जाहिर तौर पे एक मजबूत, एक सशक्त सरकार चुनने में अपनी अहम हिस्सेदारी को निभाते हैं। लेकिन देखिए, मुकाबला बेहद दिलचस्प है राजीव जी, कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ महायुति है, एक तरफ महाविकास अघाड़ी है। लेकिन ये चुनाव क्योंकि अब जनता के बीच है, जनता की अदालत में है, तो ये भी तय कर देगा कि वाकई असली शिवसेना जनता किसे मानती है और असली एनसीपी जनता किसे मानती है। देखिए नेहा, इस बार का जो चुनाव देखा गया तो दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हाँ। शरद पवार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अजित पवार के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, वहीं एकनाथ शिंदे के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और उद्धव ठाकरे के लिए तो प्रतिष्ठा का प्रश्न ही है, क्योंकि उनके न तो एम्बलम रहा, यानी उनके साइन रहे, और ना कि उनकी पार्टी के लोग रहे। अगर देखा जाए तो कार्यकर्ताओं का भी एक बड़ा हुजूम एकनाथ शिंदे की तरफ मुड़ गया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 3 कांग्रेस के पूर्व सांसद एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होकर वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। संजय निरुपम हो, मिलिंद देवड़ा हो, और वहीं नारायण राणे के बड़े बेटे जो कि कांग्रेस में रहकर उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी, आज वो कनकौली से चुनाव लड़ रहे हैं एकनाथ शिंदे के गुट के साथ। तो ये बात रही जरूर कि प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अब यही बात है कि एकनाथ शिंदे ने ये जरूर देखा कि अगर उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस नहीं रहा तो लोगों का विश्वास शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट की तरफ चला जाएगा। तो लिहाजा उन्होंने सांसदों को मैदान में उतारा। इसके अलावा बाकी और लोगों को भी उन्होंने जरूर मैदान में उतारा है, लेकिन सांसदों को मैदान में उतारने का कारण, पूर्व सांसदों को मैदान में उतारने का कारण भी यही रहा है। हालांकि वो पूर्व सांसद अपने अपने पार्टियों में हाशिए पे चले गए थे और यहां आकर उन्होंने शेल्टर ढूंढा और यहां आकर चुनाव मैदान में हैं। उसी तरह से अगर देखा जाए कि अजित पवार गुट के देखा जाए, अजित पवार के गुट के पास भी पूरी तरह से वही बात रह गई है कि आखिर वो अपनी प्रतिष्ठा पर कैसे काबिज हों, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में साफ दिख रहा था कि केवल एक सीट उन्हें, सुनील तटकरे की सीट जो है वो रायगढ़ से, वही उनके पास मिल पाई थी, इसके अलावा नहीं। और वहीं शरद पवार का जो परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था। तो लोगों के मन में ये जरूर था कि क्या असली एनसीपी शरद पवार की है। बार बार लोगों के मन में ये बात आती थी। लेकिन अब ये बात जरूर है कि अजित पवार को अगर अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते हैं तो यही तय हो पाएगा कि असली एनसीपी शरद पवार की है। इसलिए जो अजित पवार हैं पूरे दमखम के साथ लड़ रहे हैं। अलग अलग तरह पे कितनी धुआंधार जो उन्होंने जनसभाएं की वो साफ तौर पर दिख रहा है।
कहीं कहीं ऐसे उनके कैंडिडेट थे जिस कैंडिडेट को लेकर बीजेपी ने अंतर्विरोध किया और बीजेपी ने वहां प्रचार करने के लिए भी वहां अपने किसी भी स्टार प्रचारक को या किसी भी एक प्रचारक को नहीं भेजी। लिहाजा अगर उस सीट की बात करें तो नवाब मलिक उस सीट को लेकर काफी बीजेपी में नाराजगी थी, नवाब मलिक को टिकट देने को लेकर नाराजगी थी, लेकिन अजित पवार ने उन्हें भी टिकट दिया और इसके बाद चुनाव मैदान में रहे। ये बात जरूर है कि अजित पवार को भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, उसका परफॉर्मेंस बहुत महत्वपूर्ण है, एकनाथ शिंदे के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। रही बात बीजेपी के लिए, तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात ये इस बार के चुनाव में सामने आती है कि बीजेपी अगर इस चुनाव में अपने दम पे पूरी तरह से पूरी सीटों को निकाल पा रही है और सरकार बनाने में काबिज हो रही है, हालांकि ये दो सहयोगी पार्टियां उनको जरूर सहयोग करेंगी, तभी ये प्रतिष्ठा उनकी बच पाएगी। अन्यथा जिस तरीके से जोड़ तोड़ करके उन्होंने सरकार बनाई थी तो प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और उसकी प्रतिष्ठा धूल धूमिल होते हुए जरा से भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि अलग अलग कई मामले भी सामने आ रहे हैं, उन मामलों पर लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं। अब ये प्रतिष्ठा का प्रश्न तीनों पार्टियों के लिए, उसी तरह से कांग्रेस और शरद पवार गुट एनसीपी उनके लिए और उद्धव ठाकरे के लिए तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बिल्कुल है। अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की कई ऐसी सीटें हैं, जैसे वर्ली का सीट जहां आदित्य ठाकरे लड़ रहे हैं। आदित्य ठाकरे के सामने मिलिंद देवड़ा है, हालांकि मिलिंद देवड़ा सांसद रह चुके हैं दक्षिण मुंबई से और आदित्य ठाकरे वर्ली की सीट दक्षिण मुंबई में ही आती है। कितनी सीटों के मार्जिन से दोनों के बीचों में क्या आंकड़ा रह गया, ये बात जरूर प्रतिष्ठा का प्रश्न रहेगा और ये ठाकरे परिवार के लिए बात रहेगी कि अगर पहली बार चुनाव में आए थे, जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनाव में आदित्य ठाकरे आए थे और दूसरी बार फिर से अभी चुनाव मैदान में हैं, अगर दूसरी बार ही ठाकरे परिवार को ये शिकस्त मिलती है तो ये बड़ी उनकी शिकस्त हो सकती है, यानी पार्टी के साख पर भी बट्टा लग सकता है, लोगों का विश्वास डगमगा सकता है। तो ये कुल मिलाकर इस तरह के अलग अलग चीजें जो हैं जिनमें पार्टियों की प्रतिष्ठाएं इस पे दांव पर लगी हुई है और अपने अपने तरीके से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे तारुफ करा देते हैं अपने दर्शकों का। इस वक्त हमारे साथ शान प्रकाश जाटव जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत स्वागत है आपका। शान खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है शान जी। और मुखलेश शेख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता एनसीपी अजित पवार गुट के, बहुत बहुत स्वागत है मुखलेश जी आपका भी। इस वक्त सीधे हम रुक कर लेते हैं शान प्रकाश जाटव जी आपका, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी राजीव जी कर रहे थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी की साख भी दांव पर लगी हुई है, लेकिन इस वक्त जो वोटिंग परसेंटेज है वो 6.61% अभी तक आया है, बहुत सुस्त वोटिंग हो रही है। क्या वजह इसके पीछे मानते हैं शान प्रकाश जी? क्योंकि मसले तो बहुत सारे हैं, जो क्या लगता है कि अगर कम वोटिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा क्या? अभी तो बहुत सुबह है, मैं नहीं समझता कि जो है ये वोटिंग जो है वो धीमी है। और दूसरा ये मुंबई महाराष्ट्र के जो शहरी क्षेत्र है ये बेसिकली थोड़ा सा इनका दिन जो है ना थोड़ा लेट होता है और उसके बाद में धुआंधार होगा, वो साफ स्पष्ट है। पहले भी हम देखे हैं कि जो है सुबह के समय में थोड़ा सा वोटिंग का परसेंटेज कम रहता है महाराष्ट्र में विशेष रूप से। और जिस तरीके से महाराष्ट्र की जो जनता है उसने पिछले चुनाव में भी हमें ही जिताया था और साथ ही साथ उस वक्त उद्धव जी हमारे साथ में थे तो उनको भी उसका लाभ मिला था। हम किसी भी रूप में कहीं भी पीछे नहीं हैं, जनता के बीच में काम करना, उनके बीच में जिस प्रकार के हमने वायदे किए, विकास के वायदे किए, हमने उसको बहुत बेहतर तरीके से हम उसको अंजाम भी दे रहे हैं। 100% उसका लाभ मिले इस चीज की भी हम विशेष रूप से चिंता कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से हमने बुलेट ट्रेन का वहाँ शुरुआत की थी, मगर बीच में उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस के साथ में वहाँ सरकार बना लिया तो वो सब काम जो है वो लंबित हो गए थे। मगर ठीक है, वापस दोबारा सरकार बनी है, तो सब काम तेजी से चल रहा है। चलिए अब तो जनता के बीच में है ना सर, अब तो जनता तय कर देगी कि असली शिवसेना कौन है और असली एनसीपी कौन है। लेकिन शान जी मैं आपका रुख कर लेती हूँ सर, ये क्रिप्टो करेंसी का जो मसला है ये तो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। क्या लग रहा है कि अभी हाल ही में ये मसला उठा है, इसका चुनावों पर भी इफेक्ट पड़ेगा और पड़ेगा तो गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है? देखिए नेहा जी, चुनाव आयोग और भाजपा की खुली नंगई और बेईमानी के बीच में ये मतदान हो रहा है। ये जो चुनाव है वो अदानी बनाम महाराष्ट्र की जनता का चुनाव है। ये जो चुनाव है वो पूंजीपति बनाम
आम और गरीब जनता के बीच का चुनाव है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा की खरीद फरोख्त, भाजपा की तोड़ फोड़, भाजपा की संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी रवैये को देख लिया है। जनता जान चुकी है कि भाजपा अदानी के पैसे से सत्ता प्राप्त करती है और सत्ता प्राप्त करने के बाद अदानी की तिजोरी को भरने का काम करती है। इसीलिए जनता ने अपना मन बना लिया है। जिस प्रकार से ये पूरा जो चुनाव प्रचार चला है उसमें इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने जनता के मुद्दों पर बात की, जनता के मुद्दे उठाए। और वहीं यदि आप भाजपा और महायुति की दशा देखेंगे तो पूरा चुनाव केवल बटेंगे कटेंगे, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, मसले पर इस प्रकार के हिंदू मुसलमान वाले। अभी अजीत पवार ने कहा कि सुनिए ना, जो आवाज है उस ऑडियो में वो सुप्रिया सुले उनकी बहन की है। अरे नेहा जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने देती है आप, उसके बाद मैं सुन रही हूँ आपकी बात। आप बटेंगे कटेंगे फिर उन मुद्दों पे जा रहे हैं जो कि पिछले कई महीनों से चल रहे हैं। अब ये हाल ही के मुद्दा है, उस पर बात करिए ना। तो मेरी बात तो पूरी हो जाने देते हैं, बताइए। आपने भाजपा प्रवक्ता को तो नहीं टोका और मुझे तुरंत आप टोक रही हैं। अच्छा, रखिए अपनी बात। देखिए, किसी पर भी कोई आरोप लगता है, कोई ऑडियो वीडियो आता है तो उसकी जांच करने का काम शासन प्रशासन चुनाव आयोग का है, मेरा और आपका नहीं है। ठीक है। रही बात कल जिस प्रकार से भाजपा ने पैसे बांटे और इनके नेता पैसे के साथ, इनके सहयोगी दल के नेता पैसों के साथ पकड़े गए, उस पर पर्दा डालने के लिए और विपक्षी यानी हमको बदनाम करने के लिए इस प्रकार के प्रोपेगेंडा का प्रयोग भाजपा कर रही है। जनता जानती है उस ऑडियो की सत्यता क्या है, फिर भी जांच करने का काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग जांच करे, सत्यता का पता लगाए। ठीक है राजीव जी। देखिए, आपने जिस तरीके से एक बात उठाई जरूर कि भाजपा के नेता कैश के साथ पकड़े गए और इस बात को कहा, ये बात भी चुनाव आयोग की तरफ से होगी, चुनाव आयोग इसकी जांच करेगी। जब आपकी बात है सफाई देने की बात, तो उस वक्त तो कहेंगे कि आप ये बात हमारे साथ है ही नहीं। सीधे सीधे शरद पवार ने साफ तौर पर कहा है कि ये मेरी बहन की आवाज है। जितने दिनों तक वो बहन की आवाज सुनते आ रहे हैं और सीधे साफ तौर पर कहते, इस पर क्या कहेंगे, किस तरीके से बातें कहेंगे? क्योंकि इसकी सफाई देने के लिए आपके पास भी जो वक्त होना चाहिए। हेलो शान जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी कौन बोल रहा था, मैं समझ नहीं पाया। जी मैं राजीव बोल रहा हूँ। मैं बात यह है कि जिस तरीके से जो आप सफाई देने की बात कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से तो चुनाव आयोग बात कर सकता है, लेकिन आप अपनी बात से हट क्यों रहे हैं? क्योंकि आपके बात के जब सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं तो उस बात पर हट क्यों रहे हैं आप? अरे मतलब अजीत पवार ने कह दिया कि ये मेरी बहन की आवाज है तो उससे दोष सिद्ध हो जाता है। अजीत पवार हमारी विपक्षी पार्टी है, हमारे खिलाफ खड़े हैं, तो निश्चित रूप से हमारे खिलाफ आरोप लगाएंगे। अभी मैं कह दूं कोई ऑडियो दिखाकर कि मैं पहचानता हूं ये मोदी जी की आवाज है, अमित शाह की आवाज है, इनको फिर दोषी मान लिया जाएगा क्या? अमिताभ, तर्कविहीन बातें आप लोग कर रहे हैं। अमिताभ गुप्ता पुणे आईपीएस थे, वो उनके जो रिकॉर्ड सामने आए हैं वो भी तो साफ साफ दिख रहा है। तो चुनाव आयोग को प्रशासन जांच करे ना। हमने कब कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए, जांच करे ना। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग मूंगफली बेचने के लिए है भारत में? चुनाव आयोग निष्क्रिय क्यों है? वो जांच करे, पता लगाए क्या सत्यता है। ठीक है मुखलेश जी, अजीत पवार झूठ बोल रहे हैं क्या? ये तो कह रहे हैं कि देखिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। देखिए पहले तो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा नेहा दुबे जी। नवाब मलिक साहब के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। नवाब मलिक साहब की सीट मुंबई शहर में टॉप में जीतने वाले हैं। नवाब मलिक साहब अपने बल पर चुनाव लड़े, अजीत दादा के आशीर्वाद पे। वहाँ कोई नाराजगी किसी पे नहीं है, सभी लोग अंडरटेकिंग काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, उनकी बेटी सना मलिक भी अनुशक्ति नगर से, बाबा सिद्दीकी का लड़का निशान सिद्दीकी, हमारे 5 सीट मुंबई शहर से चुन के आ रहे हैं। फिर आगे पूछिए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है मुखलेश जी, ये तो कह रहे हैं कि अजीत पवार ने जो बोला कि उनकी बहन की आवाज है, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं अजीत पवार, झूठ बोलते हैं। अजीत पवार को भी काम धंधा नहीं है, झूठ बोलेंगे, क्योंकि उनकी बहन की हर चाल को, हर डाव को बचपन से रहा है, हर चीजों को समझते हैं अजीत पवार, हर चीजों को पता है।
कि सुप्रिया ताई कब क्या कर दे, कब पल में मासा कल में पासा। तो सुप्रिया ताई उनकी स्कूल में पढ़ा हुआ है, वो सीनियर है अजित पवार, और सुप्रिया ताई क्या चाल करेगी और क्या नहीं करेगी अजित पवार को सब पता है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अजित पवार ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, और हमारे पार्टी के सभी लोग चुनाव जीत रहे हैं, जनता हमारे साथ है। उसके बाद देखा जाएगा। अजित पवार महाराष्ट्र के किंग मेकर होगा, उनके बगैर सरकार किसकी भी बनेगी नहीं। ठीक है शरद प्रकाश जी, देखिए ये भी आरोप लग रहे हैं कि अपने मसलों को दबाने के लिए आप इस तरह के मसलों को उजागर कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी या फिर महायुति से जुड़े हुए मसले हैं उस पर कहीं ना कहीं उन मसलों को दबाया जा सके। नहीं, क्या मसला, किसको दबा दिया? क्या 3 FIR कल जो विषय उठा उस पर नहीं है क्या? और स्वाभाविक बात है, जब FIR हुई है तो उस पर जांच भी होगी। अब तुरंत आनंद फानंद में तो जांच होगी नहीं। और किन लोगों ने किस परिस्थिति में कल जो वहाँ उत्पात मचाया है वो सब चीजें जांच का विषय है, और उन सब सारे मामले दर्ज हो गए हैं। इस पर ये नहीं है कि कोई बात कही जाए कि हमने इसको किसी कारण से दबाया, और वहाँ पर कुछ भी इस प्रकार का कुछ नहीं है जिसके बारे में तो चर्चा की जा रही है। मगर जिस तरीके से जो बिटकॉइन का जो विषय है उसमें तो पूरी की पूरी चेन जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और वो स्पष्ट करती है कि किस तरीके से ये लोग जो हैं बिटकॉइन के मामले में पूरी तरीके से असंख्य जो है भ्रष्टाचार में डूबे। और कई सुन रहा था कि 235 करोड़ से ज्यादा केस में जो है इसमें पैसे का लेन देन का जोखिम है। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की कार्यशैली अगर आपकी है तो आप जब सरकार में आए और आए भी तो आपने उसी प्रकार के जो है ना हथकंडे अपनाए, कैसे उन्होंने विकास में आपका कोई योगदान नहीं रहा, कभी भी आपने विकास की चिंता नहीं की। और मुंबई और महाराष्ट्र की जो जनता है वो विकास को चुन रही है। हम हर हालत में अपने काम के कारण से जो है बहुत बड़ी अच्छी तादाद में अपने विधायकों को जिता करके लाएंगे, और महायुति की हमारी जो है सरकार वहां पर बनेगी। ठीक है राजीव जी, करंट मुद्दे जो हैं ये क्या वाकई चुनावों पर कुछ हद तक असर डालते हैं क्या? देखिए, चुनाव पे जरूर ये इमोशनल कुछ चीजें होती हैं, और खास करके जो तत्कालिक मुद्दे हैं वो जरूर असर डालते हैं। हालांकि अब ऐसा कहना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा कि तुरंत के तुरंत, जैसे 3 दिनों पहले से ये जो मुद्दे हैं वो जरूर लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे, क्योंकि पिछले जब ये करंट मुद्दे जब आते हैं तो लोग पिछले कई सारे मुद्दों को एक साथ आकलन करते हैं और वोटर उसी हिसाब से वोट करते हैं। लेकिन ये मुद्दे जो अभी तक आए हैं, बिटकॉइंस के, कैश के वाले जो मामले हैं, ये मामले जरूर उछल कर आ रहे हैं। खास करके शहरी इलाकों में, जो महाराष्ट्र के शहरी इलाके हैं, उन इलाकों में जरूर कुछ न कुछ प्रभाव करेंगे। लेकिन हाँ, ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से विकास के मुद्दे हैं, जो रोग मुक्त भारत की मुद्दे बातें हैं, या आर्थिक कई ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों की दिनचर्या से या लोगों के रोजमर्रे की चीजों से जुड़ी हुई हैं, वो मुद्दे हावी रह रहे हैं। और वही मुद्दों को लेकर जो अलग अलग पार्टियां हैं वो चुनाव मैदान में हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो तत्कालिक मुद्दे हैं वो शहरी इलाकों में हावी होंगे। कुछ वोट परसेंटेज भी इधर से उधर जरूर होंगे। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों से कही जा रही हैं कि ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, अलग अलग तरह के जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, वो लोगों तक जरूर पहुंच रहा है। क्योंकि पहले एक दौर था कि मुद्दे हो जाते थे, साक्ष्य नहीं मिल पाते थे, लेकिन आज तो अलग अलग तौर पर जो साक्ष्य मिलते आ रहे हैं वो साक्ष्य लोगों के एक्सेसिबल हैं, और वो उस पर देख के जो शहर के लोग हैं उस पे अपना जरूर मत बनाते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जरूर है कि आने वाले दिनों में इस तरह के मुद्दे कितनी हावी हो रहे हैं, शहरों में कितना वोट परसेंटेज इधर से उधर हो रहा है, वो जरूर निश्चित तौर पर आगे तय हो पाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि जब मुद्दे निकले हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना असर छोड़ जाएंगे। वो मुद्दे जो जनता के साथ जुड़े हुए हैं वो इन चुनावों में दिखाई दिए क्या विपक्ष उसको बखूबी उठा पाया? देखिए, विपक्ष ने बार बार सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि सरकार ने काम नहीं किया, सरकार तोड़फोड़ कर रही है, सरकार घर तोड़ रही है, सरकार पार्टियां तोड़ रही हैं, यानी सरकार के लोग जो राजनीतिक दल में, जो सरकार में राजनीति में हैं। लेकिन आखिर जो मुद्दे छुए जा रहे हैं, जैसे लाडली बहन की योजना सरकार ने शुरू की, निश्चित तौर पर उससे कई लोगों को लाभ मिला। जो आरोग्य की बातें की गई है, जो 1 रुपए में पूरे शहर में जो आरोग्य की बात कही गई है, उस बात को लेकर जो लोगों तक पहुंची है,
जो विकास के मुद्दे थे वो लोगों तक पहुंचे हैं, लेकिन उन मुद्दों के परोक्ष में उन मुद्दों के जवाब में विपक्षी दल ने कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा पाई जिससे पूरी तरह से वो सरकार को घेर पाए। आप देखेंगे कि जब जब वो सत्र शुरू हुए विपक्ष ने हंगामे शुरू किए जरूर, लेकिन तथ्य तक नहीं पहुंच पाए, जिससे सरकार को या सरकार में रहे राजनीतिक दल को एक मौका जरूर मिला अपनी बात को पुरजोर तरीके से कहने पर और ये साफ साफ जाहिर करने पर कि जो हम कर रहे हैं वो लोगों के हित में कर रहे हैं। अगर डेवलपमेंट की बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रहा है, आज तक मुंबई में कोस्टल रोड के नाम पर अगर देखा जाए तो कोई ऐसा विशेष नहीं था। ट्रांस हार्बर लिंक जरूर रोड उसका जो आधारशिला रखी गई थी लगभग 2 दशक 3 दशक पहले रखी गई थी, उसके विचार आए थे, लेकिन उसे पूरा कब किया गया? ये पूरा करने के बाद तो आप देख रहे हैं कि पूरा इसी साल में जो अटल सेतु का निर्माण हुआ ये इसी दौर में हुआ है। इसके अलावा बाकी और जो चीजें हैं, हालांकि लोग क्रेडिट जरूर लेंगे कि हमने इसकी आधारशिला, लेकिन जब लोगों के सामने आता है लोग वही देखते हैं, क्योंकि दशकों पहले जिन लोगों ने सोचा होगा और उन लोगों ने देखा आज वो हैं या नहीं है, लेकिन जब पूरा हुआ तो वो वोटर्स यानी यंग वोटर्स वो दिख रहा है तो उसे वो उसी राजनीतिक दल में अपना विश्वास जाहिर करेगा। इस तरह की बातें जरूर होती हैं। हालांकि इन मुद्दों को यानी विकास के मुद्दों को कटाक्ष करने उसके जवाब देने में विरोधी पक्ष के पास कोई जवाब नहीं था और यही लिहाज है कि इस बात जो अपने अपने काम किए हैं जो सत्ता पक्ष ने उसे आगे तक लोगों तक। और सबसे दिलचस्प बात यह कि 2.5 साल बनाम 2.5 साल की भी लड़ाई है, क्योंकि 2.5 साल वो कहते हैं कि हमने बहुत बेहतर काम किया, 2.5 साल कहते हैं कि हमने बहुत बेहतर काम किया, लेकिन जनता ने किसके 2.5 साल को सराहा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दूसरे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। बता दें आपको कि दूसरे चरण के लिए 38 सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक 12% मतदान हुआ है। धनबाद में निर्दलीय और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। सीसीटीवी कैमरे से सभी बूथों पर निगरानी रखी जा रही है। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही है। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। बता दें कि राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम नीत विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से है। और पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को हुआ था। झारखंड की धनबाद सीट पर कतरास कॉलेज बूथ पर निर्दलीय प्रत्याशी और रोहित यादव और भाजपा समर्थकों के भिड़ने की खबर है। पर्चे बांटने को लेकर ये विवाद हुआ और ये विवाद लगातार बढ़ता गया। पुलिस ने हालात को हालांकि काबू करने की कोशिश की है। गांडेय विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा है कि मैं अपनी जीत को लेकर इसलिए भी आश्वस्त हूं क्योंकि मेरा कार्यकाल काफी छोटा रहा है, लेकिन इस समय मैंने जी तोड़ मेहनत की है। इतने कम कार्यकाल में मैंने यदि इतना काम किया है तो 5 साल में मैं कितना काम करूंगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पहले चरण में जो मतदान हुआ इससे समझा जा सकता है कि हमारी आधी आबादी हमें जेएमएम खास तौर पर हेमंत सोरेन को मजबूती दे रही है। वोट परसेंटेज की हम बात करते हैं। बोकारो जिले में 12.48% मतदान हुआ है। बता दें आपको झारखंड के अलग अलग सीटों की हम बात कर रहे हैं। देवघर में 14.24% मतदान हुआ है, जबकि बात अगर हम करें धनबाद की तो धनबाद जिले में 12.76% मतदान हुआ। दुमका जिले में 14.48% मतदान हुआ है, जबकि इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर सभी की निगाह टिकी हुई है। गिरिडीह की बात कर लेते हैं, 12.69% मतदान हुआ है। इसके अलावा हजारीबाग की अगर हम बात करें तो 14.2% मतदान यहां पर हुआ है। जामताड़ा जहां पर लंबी लंबी लाइनें सुबह से ही देखने के लिए मिली, वहां पर 14.9% मतदान हुआ है। यहां पर तो आधी आबादी भी यानी कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ले रही हैं। पाकुड़ जिले की अगर हम बात करें तो 16.12% मतदान यहां पर हुआ है। रामगढ़ में 15.87% मतदान हुआ है, जबकि रांची जो कि राजधानी है यहां पर अगर हम देखें तो 16% मतदान हुआ है। साहिबगंज जिले में 14.17% यहां पर वोटिंग हुई है और इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए यहां पर भी लोग अपने घरों से बाहर निकले और बढ़ चढ़कर
इस लोकतंत्र के पर्व को मना रहे हैं। झारखंड की जो जनता है वो बहुत ही बेहतर तरीके से इसमें अपनी हिस्सेदारी निभा रही है और झारखंड को एक मजबूत, एक सशक्त जो सरकार देने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। तस्वीरें देखिए, लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस लोकतंत्र के पर्व को मना रहे हैं। मुद्दे बहुत ज्यादा है। एक तरफ जेएमएम गठबंधन है, पूरा जो इंडिया गठबंधन है वो एक तरफ है, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। हालांकि किसको जनता चुनती है इसके लिए भले ही थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन जो जोश है ये बताता है कि जनता कितनी जागरूक है। खासतौर पे महिलाएं देखिए किस तरह से लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं और जब उनकी बारी आ रही है तो वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र के अंदर जा रही हैं। तो ये जागरूकता बताती है, ये बताती है कि देखिए लोग कितने अब बहुत समझदारी के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अगर उनको इंतजार भी करना पड़ रहा है तो वो लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके एक वोट की जो कीमत है वो कितनी ज्यादा है और कितनी महत्वपूर्ण उनका एक वोट है। इसीलिए देखिए इस लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करके वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। 38 सीटों पर ये वोटिंग लगातार जारी है। इससे पहले आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान हुआ, वो चुनावी बहुत ही बेहतरीन तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन ऐसे में अब वो मसले भी हैं। जब हेमंत सोरेन जेल चले गए थे और उसके बाद जब जेल से बाहर आए तो क्या वो वाकई वो हीरो बन पाए, रियल लाइफ के हीरो बन पाए, जनता में एक अलग छाप छोड़ पाए? ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी जो प्रदर्शन रहा जेएमएम का और इंडिया गठबंधन का वो अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन क्या उससे भी बेहतर प्रदर्शन अब विधानसभा चुनाव में होगा? हिमांशु ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गया। हिमांशु, अभी तक कितने वोटिंग हुई है, क्या कुछ परसेंटेज अभी तक निकल के सामने आया है, खासतौर पर रांची की बात करें? नया जी, रांची तक का अभी तक रिपोर्ट हाल झारखंड का 12% वोटिंग हो चुकी है और जो कि देखा जा रहा है कि शहरी इलाकों में जो है वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है और गांवी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। और ये इस समय हम रांची के खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, धुआ स्थित में। यहाँ पे बूथ संख्या आप देख सकते हैं हमारे पीछे 367 है और महिलाएं और पुरुषों की अलग लाइन लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि हिमांशु एक बार उनके पास जाइए जरा। हिमांशु उनके पास जाइए, महिलाओं से पूछिए खासतौर पे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को जहन में लेके वो मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश करें जरा। क्या लग रहा है इस बार और कैसे मतलब उसी बातचीत करते हैं। हेलो मैडम, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे आप वोट देना चाहते हैं इधर? ये हमारे देश का मुद्दा है और हमारे देश का विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है। हाँ। शिक्षा के लिए भी विकास और शिक्षा की भी मुद्दा रहनी चाहिए इस बार। हाँ, शिक्षा की भी होनी चाहिए। कैसा आप खटिया विधानसभा में कैसा विधायक आप चाहती हैं? जो हम लोग के बारे में सोचे, जो शिक्षा के बारे में ध्यान दे। हिमांशु से पूछिए, मौजूदा सरकार के काम से खुश हैं ये? सम्मान करें। अच्छा, खुश है। मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? सच बोलना होगा। सच बोलना होगा तो कुछ बोलना ना बता मेरा। ये बोल रही है कुछ बोल नहीं सकते, ये महिला सच नहीं, सच बोलना होगा तो कभी कुछ नहीं बोल सकते, झूठ बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? झूठ बोलना होगा तो हाँ में सर हिला सकते हैं। झूठ बोलने से हाँ में सर हिला सकते हैं। ये बूथ संख्या ये है, महिलाओं के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग। ये देख सकते हैं इस बार शहरी इलाका, ये खिजड़ी का शहरी इलाका पड़ता है और यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज हमेशा कम देखने को मिला है क्योंकि अभी तक सोच लीजिए 7 बजे से चालू है चुनाव, अभी तक 11 बज रहा है, लगभग 11:30 बज रहा है। नजर बनाए रखें, हम फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।